पंजाब में जो यूथ है वो बाहर की ओर अग्रसर हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो युवा है +2 करने के बाद वो ये चाहते हैं कि वो भारत में ना रहें और किसी विदेशी धरती पर जाकर अपना जो है करियर बनाए। तो इस दिशा में बहुत सी इमिग्रेशन कंपनियां, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां और जो बाहर भारत से गए हुए लोग हैं वो भी उनको प्रेरित करते रहते हैं कि भारत में कुछ नहीं रखा, आप विदेशी धरती पर अपना करियर की शुरुआत करें। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं तरुण बग्गा जी। तो तरुण बग्गा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंजाब का जो यूथ है वो विदेशी धरती पर क्यों जाना चाहता है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कमी रह गई? भारत सोने की चिड़िया थी कि अब जो भारत के युवा है, जो भारत का दिमाग है, वो विदेशी लोग जो है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, यूथ ने हमारे, उनके पास एनर्जी है, उनके पास जो टाइम है उसको उन्होंने सही दिशा की तरफ यूटिलाइज करना है। अगर हमारा भारत कंट्री देश है वो अपने बुद्धिजीवियों को नहीं रिटेन कर पाए हैं, तो एक सेमी स्किल्ड जो पर्सनैलिटी है, सेमी स्किल्ड हमारा यूथ है, तो उन्होंने अपने आप को फीड करने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए कहीं ना कहीं जो भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं विदेश में, तो उसको एक्वायर करेंगे, उसको ग्रैब करेंगे। तो वो तो उनको अवसर है, अवसर को वो नहीं खोना चाहते। वो अगर जिस प्लेटफॉर्म पे उन्हें दिख रहा है तो फर्स्टली तो वो वहीं तक ही रीच करेंगे सर, क्योंकि उनकी बेसिक जो डोमेस्टिक जरूरतें पूरी करनी है उन्होंने, जो बिल्कुल ही बेसिक नीड्स की हम बात करें, अभी हम ड्रीम्स की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बेसिक नीड्स की बात करें। यूथ अपने आप को एक फीड करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वो विदेश की जगह तलाश रहा है, जहां इवन की वो अपने आप को फीड ही नहीं कर रहा, वहां अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाह रहा है, वहां उसे सोशल सिक्योरिटीज मिल रही हैं, वहां का वेल स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट है, जो सिस्टम ओरिएंटेड वे से रन कर रही हैं वहां की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो है कॉर्पोरेट अदारे हैं विदेश में, उन्हें कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी की एक सेटिस्फेक्शन दिख रही है सर। तो सोशल सिक्योरिटी की तलाश में आप बोल रहे हैं कि वो विदेशों का रुख कर रहे हैं। बग्गा जी, मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जब +2 पास होते हैं विद्यार्थी, मैं आपके डाटा भी शेयर कर रहा हूं कि पंजाब में हर साल 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी विदेशी धरती और विदेशी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी का रुख कर रहा है। और हर साल लगभग 27,000 करोड़ रुपए पंजाब का विदेशी यूनिवर्सिटीज की फीस भरने के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब का जो, मैं कहूं कि पैसा है वो बाहर की दिशा की तरफ जा रहा है। तो पंजाब सरकार को कुछ तो करना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ अवसर प्रदान करने चाहिए यहाँ पे। क्योंकि पूरे का पूरा युवा है +2 करता नहीं है, वो कहता है कि मेरे को तो कनाडा सेटल होना है, मेरे को तो यूके सेटल होना है, मैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई करूंगा। क्यों? सर इसमें क्या है, जो हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, अभी तो नई सरकार आई है और नया कार्यकाल उन्होंने संभाला है, और उनके अंदर पूरी विल पावर है, और वो दिल्ली मॉडल की तरफ चले हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने प्रूफ कर रखा है। दिल्ली मॉडल में उन्होंने दिखाया है कुछ नया करने का जज्बा, जो बनाया हुआ था वो करके भी दिखाया है। दिल्ली में उन्होंने ईसीएम एक स्कीम लेके आए थे, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलर माइंडसेट जिसे हम बोलते हैं। ईसीएम पे 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, और जिसकी भारी मात्रा में उन्हें रिटर्न बच्चों की प्रगति में देखने को मिली, इसमें कोई शक नहीं है। वही मॉडल को अगर वो पंजाब में एग्जीक्यूट करे, पंजाब में लीड करे, तो यहाँ के छात्रा, यहाँ का यूथ भी कहीं ना कहीं स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ अपने आप को एम्पावर कर सकता है। तो वो उस दिल्ली मॉडल की जो स्कीम है, जो अगर वो पंजाब में लागू करें, जल्द से जल्द करें, उसकी एग्जीक्यूशन जल्दी करें, और एक कमेटी बनाए, एक बोर्ड बनाए बढ़िया, जो सही फैसले ले और सही एक्शंस ले और हमारे यूथ को दिशा भी दिखाए, क्योंकि आपको दिल्ली मॉडल की बात बता दूं, तरुण जी, मैं आपको दिल्ली मॉडल की बात बता दूं। हाल ही में
विधानसभा का सेशन चल रहा है दिल्ली में, तो एक एमएलए हैं अपोजिशन के, वो सवाल उठाते हैं कि दिल्ली के 700 स्कूलों में साइंस के अध्यापक नहीं, 24,000 पद खाली हैं अध्यापकों के। और जो यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको लिख दिया है कि उनके पास जो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो जो फीसिस हैं विद्यार्थियों से लेकर ही कोर्सेज चलाई जाएं, और जो प्रोफेसर या लेक्चरर्स की तनख्वाह है उससे निकाली जाए। तो ये हाल है दिल्ली मॉडल का। ये चलो दिखाने का कुछ और था। असल में बात यह है कि दिल्ली में जितने भी खर्चे होते हैं, अगर मैं ज्यादातर डिपार्टमेंट की बात करूं, अगर मैं डीडीए की बात करूं, पुलिस की बात करूं, सीपीडब्ल्यूडी की बात करूं, तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है उनका खर्चा केंद्र सरकार करती है। तो जितनी भी दिल्ली में आमदन होती है वो आमदन दिल्ली सरकार के पास जाती है, और खर्चा आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट का जो है वो केंद्र सरकार करती है। पंजाब में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। पंजाब को खुद ही अपना सारा बोझ उठाना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस हो, जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, जहां भी विकास करना है वो सारे का सारा पैसा पंजाब ने खुद जनरेट करना है, और पंजाब पहले से ही कर्जे में दबा हुआ है। तो कैसा मॉडल लागू होगा ये बताइए। भगवंत मान जी तो मोदी जी से अनुदान मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो 2 लाख करोड़ का जो सॉरी 1 लाख करोड़ का पैकेज है, वो उसके लिए दिल्ली में गए भी थे, उन्होंने प्रपोजल दी थी। और 2 साल का जो पैकेज था ये, मतलब 50,000 करोड़ का 1 साल का एनुअल पैकेज, वो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे थे लोकहित में। तो ये तो गवर्नमेंट्स की जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। देखो, अगर पंजाब इतनी भारी मात्रा में इतने दिल खोल के टैक्स दे रहा है, तो वो आम पब्लिक की वो ही टैक्स जो दे रहे हैं आम पब्लिक, आम लोगों के जनहित में डेवलपमेंट 2,80,000 के कर्जे में ऑलरेडी दबा हुआ है। और सेंटर से भी कहीं ना कहीं सहयोग लेने की, कंट्रीब्यूशन लेने की जनहित में पंजाब की गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, उनसे तालमेल बना के पैकेज लेने के लिए। तो ये तो चाहिए। देखो, हमारी जो नई सरकार है वो माफिया राज को कंट्रोल कर रही है। वो फंडिंग है जो माफिया राज से नहीं जनरेट कर रही है, वो या गलत नेक्सस जो पहले ऑपरेट होते थे उसको ब्रेक करके वो आम लोगों का पैसा उनकी जेब में जाए, इस पॉलिसी को लागू कर रही है और फॉलो कर रही है। तो एक जेन्युइन जो तरीका कोई चलता है, तो स्टार्टिंग में बेस के लिए, फाउंडेशन के लिए हमें सेंटर की कहीं ना कहीं सहयोग लेना पड़ता है सर। तो वो तो उन्होंने चलो इनिशिएट लिया, पर हाँ जी सर, बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। भगत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन से पहले भगवंत मान जी और केजरीवाल जी हमें बताते थे कि जो पिछली सरकारें हैं उन्हें सरकार चलानी नहीं आती, उनको पता है कि फंड कहाँ से निकालना है। वो कहते कि मोटा मोटा मान लो जी, पंजाब में 1,70,000 करोड़ का बजट है, तो हम 40% के करीब मैंने जनता से पता किया है कि करप्शन होती है। उन्होंने फिर कहा केजरीवाल जी ने कि मोटा मोटा मान लो 20% करप्शन मान लेते हैं, तो 34,000 करोड़ रुपए मैं उस करप्शन को रोक कर बचा लूं। फिर उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में जो बालू है, रेत है, उससे वो 20,000 करोड़ रुपए निकाल लें। तो इस हिसाब से वो 54,000 करोड़ रुपए पंजाब से इकट्ठा कर लेंगे, और पंजाब के लोगों की भलाई के लिए जो उन्होंने हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है 1,000 रुपए पेंशन या कह लीजिए कोई फंड देने का वायदा किया है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की है, तो वो सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। पर अब लगता है कि उनके गणित में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आ गई है। आप अब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पंजाब को हाथ फैलाना पड़ा कि अब शायद उन्हें समझ आई है सत्ता में बैठने के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद, कि पंजाब के हालात क्या हैं। आपको याद होगा कि भगवंत मान जी कहते थे कि अगर अगर ये खाली है खजाना, तो इसे खजाना क्यों कहा जाता है, इसे पीपा कहो। आपको नहीं भी पता होगा। नहीं, तो क्या बिल्कुल भगवंत मान जी पीपा लेकर गए थे दिल्ली अब?
नहीं देखो सर, ये पहली बात जी है, वो कोई मांगने नहीं गए थे, ये पंजाब का हक है अपना, वो टैक्स भरते हैं। और सबसे बड़ा योगदान जो टैक्स का, जो बड़ा योगदान पंजाब की तरफ से दिया जाता है, और जो जिसका बेनिफिट सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो टैक्स का जो फंड है उसकी ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के लिए यूपी बिहार में वो लग रही है। तो आज अगर चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, अगर पंजाब, और चाहे वो खेती की बात करें, पंजाब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए दे रहा है, तो अपने हक के लिए, अपने जनहित के लिए यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई पैकेज, रिलीफ पैकेज की डिमांड करते हैं तो इसमें अभी कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज जेन्युइन फैक्ट पुरानी सरकारों ने रखे हुए हैं। तो उससे पुरानी जो लड़खड़ाती खजाना दिया पुरानी सरकारों ने, तो वो उसे सेट करना, उसको दोबारा पटड़ी पे लेके आने के लिए स्टार्टिंग में फाउंडेशन की एक सपोर्ट के लिए सेंटर के सहयोग की जरूरत है इसमें सर। तो बिल्कुल सेंटर सहयोग करता है, नहीं करता है? अगर सेंटर ने सहयोग दे दिया तो ठीक है, तो लोगों से किए हुए वायदे कैसे पूरे करें? सर पुरानी पेंशन स्कीम भी बहाल कर ली, इसमें क्या, अगर केंद्र मदद नहीं करता तो नहीं वो तो चलो अलग बात है, केंद्र का सहयोग है नहीं है। तो हमारी जो आज की जो चर्चा में मेन पहलू हमें दिखने को मिल रहे हैं, जो आपने शुरुआती दौर पे एक सवाल उठाए थे, हमारा युवा है वो किस तरह सक्षम हो सकता है, एम्पावर कैसे हो सकता है। तो क्या यहाँ की बोर्ड मैनेजमेंट्स हैं, जो एजुकेशन मंत्रालय है, वो किस तरह के इनिशिएटिव लें ताकि बच्चों को हम यहीं पे सक्षम करें, ब्रेन ड्रेन होने से भी बचाएं, रिटेंशन यही बने पंजाब में ही सर। तरुण बग्गा जी, मैं आपको ना इसके लिए कम से कम 170 साल पीछे लेके जाऊं। आपको लॉर्ड मैकाले ने का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 1835 में ब्रिटिश संसद को संबोधन करते हुए कहा था कि अगर हमने भारत पर सालों साल, हजारों साल राज करना है तो हमें उनको ये बताना होगा कि भारत की शिक्षा प्रणाली उनकी शिक्षा प्रणाली से इंफीरियर है। तो लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो उन्होंने भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, चिरव्यापी सदियों सदियों तक गुलाम बनाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, उसने ये कहा था अपनी संसद में कि अगर भारत आजाद भी हो जाता है तो इसके लोग शरीर से तो आजाद पैदा होंगे पर दिल और दिमाग से अंग्रेजों के गुलाम पैदा होंगे। उसने अंग्रेजी शिक्षा माध्यम को भारत में इंट्रोड्यूस कराया। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे लोग आइलेट्स करने पे ब्रिटिश काउंसिल आईडीपी को कितने हजारों करोड़ रुपए उनको फ्री में दे रहे हैं। एक उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें हमारे लिए मजदूर पैदा होंगे। भारत की यूनिवर्सिटियां और कॉलेज विदेशी लोगों के लिए मजदूर पैदा, जितने भी बच्चे भारत से बाहर जाते हैं तो आपको मालूम तो है ना वो कौन से काम करते हैं। कोई जाकर खेतों में गुड़ाई करता है, कोई जाकर पेट्रोल पंप पे काम करता है, कोई गैस स्टेशन पे काम करता है। तो लेबर का काम ही करता है। जो बात उसने 1835 में कही थी वो 2022 में सच साबित होती नजर आ रही है। अकेले पंजाब से ही पूरे कनाडा में हर साल लगभग 5 लाख बच्चों का इनटेक होता है। तो मैं आपको आंकड़ा बता दूं, उसका 1/4 स्टूडेंट है वो अकेले पंजाब से जाता है। 27,000 करोड़ रुपए के लगभग पंजाब का हर साल पैसा कैनेडियन यूनिवर्सिटीज को जाता है। हम वहां पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ने तो कौन जाता है, पढ़ने पीआर लेने के लिए हम स्टडी वीजा लेते हैं और फिर वहां 4 घंटे एक दिन में हमें काम करने को मिलता है और 20 घंटे ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में एक स्टूडेंट काम कर सकता है। और 20 घंटे काम करके उसका जो है गुजारा नहीं होता क्योंकि नेक्स्ट ईयर की फीस भरनी होती, वो ओवर टाइम करता है, वहां उसका शोषण भी होता है। तो लॉर्ड मैकाले ने जो 1835 में एक प्लानिंग की थी इंडियन एजुकेशन एक्ट की
और ले जाते हुए भारत को, वो आज 2022 में सच हो गई है। तो पंजाब का युवा, भारत का युवा जो है विदेशी धरती पर जा रहा है और दिल और दिमाग से उनका गुलाम हो चुका सर मैं इसी पे आना चाहूंगा। आप लोड की जो बात कही है आपने, उसने चलो जो भी बातें रखी चाहे वो सच है, पर मैं एक प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। चाहे WHO की आप रेटिंग इंडेक्स निकाल लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO की, जहां हम हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें, जहां भी बच्चे ये जा रहे हैं इन कंट्रियों में, चाहे कनाडा में जा रहे हैं, चाहे यूके में जा रहे हैं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में सर टॉप 10 में आ रही है ये कंट्री। और अगर हम भारत की बात करें, यहाँ भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में डाटे में 144 में रैंक पे आ रहा सर। तो ऐसा माइग्रेशन जहां बंदे को शारीरिक तौर पे नहीं, फिजिकली नहीं, मानसिक तौर पे भी आजादी मिल रही है, तो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता बात। ये हमारे यहाँ सिस्टम की कमी रही है, जो उन्हें माइग्रेशन करना पड़ रहा है, उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढना वहां पड़ रहा है जो यहाँ मिलना चाहिए थे इंडिया में ही सर। तरुण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की एक स्टेट है बिहार और दूसरी स्टेट है उत्तर प्रदेश। इन दोनों स्टेट्स के जो नागरिक हैं वो पूरे भारत की जो इंडस्ट्री है उसकी रीढ़ की हड्डी बने। कोई भी इंडस्ट्री इन दो प्रदेशों के बिना कामयाब नहीं भी हो सकती, वो चाहे किसी प्रदेश की। तो देख लीजिए, अभी पंजाबी जो लोग हैं वो पंजाब में काम नहीं करना चाहते, ना उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि पंजाबी स्टूडेंट है जो पंजाब में काम करे। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम जो अंग्रेज बना के गए थे, उसमें यह कहा गया था कि यहाँ जो लोग पैदा होंगे वो व्हाइट कॉलर जॉब, जो एजुकेशन सिस्टम है वो व्हाइट कॉलर जॉब की ओर लेके जाता है। तो एक सरकार कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकती है। उसके अलावा जो हम व्यवसाय को व्यवसाय की ओर केंद्रित करने वाली जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से कोसों दूर है। स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट तो की गई है, पर वो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कहें तो कुछ सिखाया नहीं जाता, कुछ पढ़ाया नहीं जाता। ITIs भी खुली हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी शुरू हुई थी, वो सिर्फ डाटे मात्र तक ही केंद्रित रह गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास के लिए जो ट्रेनिंग देंगे उनको भी पैसे दिए जाते थे, जो ट्रेनिंग पास करेंगे उन्हें भी पैसे दिए जाते थे। मोटिव ये था कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो स्किल हासिल करें। परंतु हमारे जो लालची लोग हैं, जो हमारा सिस्टम है, भ्रष्टाचार है या प्रशासनिक सिस्टम है, उन सब ने मिलकर उस योजना का सत्यानाश कर। हमारे स्टूडेंट्स को ना तो माँ बाप अच्छे तरीके से उनको समझते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब उसको बोला जाता है, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि वो क्या करेगा। ये डॉक्टर बनेगा जी, ये इंजीनियर बनेगा, ये टीचर बनेगा, ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। और ये जो हम ये कहते हैं कि इसको अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए। हम उस कॉलेजेस में ज्यादा एडमिशन लेना पसंद करते हैं जहां कैंपस प्लेसमेंट ज्यादा हो। तो एजुकेशन सिस्टम हमें बना क्या रहा है, ये तरुण जी सोचने की बात है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, वो नौकर पैदा कर रहे हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप लाते ही नहीं है। अगर मैं पंजाब के गांव की बात करूं, जिनके पास 2 एकड़ या 4 एकड़ जमीन भी है, वो भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, पर वो अपने दिमाग को जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते। मान लीजिए डायरी फार्मिंग साथ स्टार्ट कर सकते हैं, डायरी फार्मिंग के साथ साथ उनके पास जो खाद होती है, खाद से वो मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो गाय का दूध है, जो देसी गाय है, उसे अगर रखते हैं तो बहुत महंगा दूध बिकता है। बकरी का दूध इतना महंगा बिकता है। आप देखेंगे कि वो पंजाब में ये कुछ करना ही नहीं चाहते। कनाडा जाते हैं, खेतों में जाकर गुड़ाई भी करते हैं, पेट्रोल पंप पे जॉब भी करते हैं। यहाँ कोई किसी माँ बाप ये कहता ही नहीं है कि वो यहाँ खेतों में गुड़ाई करे हमारा बच्चा, वहां जाकर पेट्रोल पंप पे जॉब करे, वहां सब कुछ मंजूर है। पर भारत में कुछ भी, वो यही चाहेंगे कि उनके बच्चों को सरकार संभाले, सरकार उनको नौकरी दे। वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें क्या दे,
जबकि एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस देश का नागरिक है, वो अपने देश को क्या दे। अब सर जितनी मैं भी स्किल्स है वो सर तो बाहर जा रही है, वो बाहर। बिल्कुल मैं इसी पे आना चाहूंगा सर, जो हाँ जी। जहाँ सरकार का रोल दिखा मुझे, जो चीजें सर आप मुझे सुन पा रहे हो अभी? जी जी जी। हाँ जी। तो सर अभी जो जी सरकारों का तरुण जी, रोल आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, जो सरकारों का रोल हमें दिखा है, जे 20 साल बाद मुझे दिखा है रोल एजुकेशन का, जो अभी फ्लेक्सिबिलिटी वाले कोर्सेज लेके आए हैं जे 20 साल बाद हुआ है सर। जे 20 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैं एक 20 साल का राउंड फिगर उठा रहा हूँ, जो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है 10th ++1 +2 3 करके, जिन्होंने इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ऑप्शन दी है। तो ये चीजें होनी जरूरी थी, इसका ऐसा सर आ रही है आवाज आपको? तरुण जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी। पॉलिसीज को रिफॉर्म किया, दोबारा मॉडिफाई करके रखा है, वही +1 2 3 करके नई जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो ऐसे रोल अदा करना, जो सरकार की पॉलिसीज मेकर हैं, पॉलिसी बनाने वाले बंदे हैं, जो बच्चों की एजुकेशन की बुनियादी प्रॉब्लमों को देखकर अगर वो उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करें, अपडेट करें, तो मुझे नहीं लगता हमें कहीं ना कहीं जो दुरुस्त एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों को भी हम स्किल ओरिएंटेड की तरफ दिशा दिखा सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं उनकी एजुकेशन डोमेन में ही। तो ये तो आप कह रहे थे हर बच्चे को एक स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट का भी अपना हस्तक्षेप है और बच्चों का भी अपना जिम्मेवारी है, जो आप अभी आपने बात कही। देखो बच्चा स्टूडेंट्स तो जिम्मेवारी या पेरेंट्स तो निभा देगा, पर पहली बात तो यही है भी जो पॉलिसी मेकर है उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, 20 साल बाद नहीं जागना चाहिए, ये टाइम टू टाइम होना चाहिए। अभी जो चीजें, ये तो चीज अभी उन्होंने कर दी है, अभी एक चीज की जरूरत है हमें भी, जो ट्रेडिशनल स्टडी है सर, जो बीती हुई एजुकेशन है, जिसे पढ़ के बच्चे अपने आप को फीड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को सहारा नहीं दे पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रेडिशनल स्टडी का फिर क्या फायदा बच्चों को, जो उन्हें रोजगार नहीं दिला सकती, जो उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं बना सकती। तो मैं इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा भी, बच्चों को स्किल ओरिएंटेड जो कोर्सेज हैं, इसकी जो रिसर्च कमेटी है, जो पॉलिसी मेकर है, उनके पास सर्च होनी चाहिए भी। आज इतनी फास्ट एक तरफ हम देखेंगे, इतना बड़ा वैक्यूम है, बच्चे मिल नहीं रहे हैं। अगर मैं एआई की बात करूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, एक मोटी मोटी एग्जांपल वर्ड सुना होगा आपने, डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें इतना बड़ा वैक्यूम है, बंदे नहीं है उनके पास, डाटा साइंटिस्ट के पास बंदे नहीं है। ऐसे छोटे छोटे ऐसे कोर्स हैं जहां बच्चे और बंदे हैं ही नहीं है, स्टूडेंट्स हैं ही नहीं है। विदेश का काम जहां इंडिया में बैठे बंदे कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा वैक्यूम है जहां बच्चे हैं ही नहीं है। वो 3 महीने का अगर ये कोर्स करवा दें बच्चों को, वो कहीं ना कहीं देश में भी कंट्रीब्यूशन देंगे और विदेश जाने की जरूरत नहीं है। विदेश का पैसा इंडिया में आएगा, डॉलरों में आएगा, पाउंड्स में आएगा। जो बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं सर, सिस्टम पे बैठे कर रहे हैं काम। ओवर टू यू सर। तरुण 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 जी, जब बच्चा +2 पास करता है और टीन एज में होता है, उसका खुद का कोई माइंड नहीं होता कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जो उसको डिसीजन लेते हैं, तो जो उस पेरेंट्स की, जो उसके पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि व्हाट आफ्टर +2 के बाद वो उन्हें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। तो आपने बात की ट्रेडिशनल एजुकेशन की, तो मैं आपको बताता हूं कि हर साल पंजाब में ही लगभग 1 लाख के करीब बीएड जो टीचर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और पंजाब में जो सरकारी कार्यालय है, सरकारी विभाग है, उसमें लगभग 1,04,000 टीचर है। सरकार की कैपेसिटी ही इतनी है, 10-15 हजार और होंगे ज्यादा से ज्यादा। हर साल 1 लाख लोग बीएड करते हैं।
और एक बार अगर एक एम्प्लॉय मान लीजिए 25 साल की उम्र में अगर वो एम्प्लॉयमेंट ले लेता है तो 58 साल की उम्र में जाकर वो रिटायर हो, तो लगभग 33 साल पंजाब को दोबारा बीएड टीचर की आवश्यकता नहीं है। तो हर साल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, माँ बाप को ये लगता है अगर उनके परिवार में कोई टीचर है तो सभी को जी बीएड करनी है, ईटीटी करनी है, तो उस दिशा की दौर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो देखना होगा, सोचना होगा, डिसीजन लेना होगा, क्योंकि +2 के वक्त जो बच्चा होता है वो कोरा कागज होता है, उस बिल्कुल पर हमें सोच समझ के कुछ लिखना होगा। वो टीन एज में होता है, उसे नहीं पता उसे क्या करना है। हमें हम ये सोचते हैं कि हम सरकार से नौकरी लेंगे, हमें ये नहीं सोचना है, हमें अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो 10 लोगों को नौकरी दे सके। इस दिशा की ओर हमें अपने माँ बाप की सोच, हमें अपने अध्यापकों की सोच को परिवर्तित करना हो। अगर उनकी सोच परिवर्तित होती है, वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अच्छे तरीके से नए नए आइडियाज लेके आते हैं, तो नया काम करेंगे, नई योजनाएं लाएंगे। भारत लगभग लगभग 140 करोड़ आबादी का देश, पूरा विश्व भारत में काम करना चाहता है। हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसकी आबादी हमसे ज्यादा है, उसके नागरिक विदेशों में नहीं जाते, उन्होंने प्रोडक्शन पे इतना काम किया है कि पूरी दुनिया अपना प्रोडक्ट वहां से मैन्युफैक्चर करवाती। तो हम क्यों ना ऐसी योजनाएं तैयार करें। उनकी जो डेवलपमेंट है भारत से कहीं ज्यादा है, उनकी कई ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है, जो भारत सोच रहा है कि हमने बनना है। नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। तो ये चीजें हमें अपने अध्यापकों को भी सिखाना है, हमें माँ बाप को भी सिखाना है। अगर अगर भारत का भविष्य बढ़िया बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने पास रख के उनकी आमदन ज्यादा अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत से काम है, सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। आपने बोला कि अभी शुरू हुआ है, नहीं, ये जब से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, पहले इसके नाम अलग अलग होते थे। जब मैं पढ़ता था तो एबीएम का कोर्स होता था, तो एबीएम से हमें सिखाया जाता था कि हमने कोई टेक्निकल एजुकेशन क्या करनी, हमें कुछ जो खराद वगैरह होती थी उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, खराद पे काम कैसे करना है, और बहुत से जो तब के उद्योगों की जो जरूरत थी उसके हिसाब से स्टूडेंट को 9वीं 10वीं में ये पढ़ाया जाता। 10वीं के बाद बच्चा आईटीआई में एडमिशन ले सकता था। ये शुरू से चल रहा है, पर जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो चाहता ही नहीं है कि भारत के लोगों को सही दिशा मिले। अगर भारत के लोग खुद कमाने वाले हो जाएंगे तो आटा दाल स्कीम पर कौन निर्भर करेगा। वो खुद कमाएंगे, महंगा चीज भी खरीद लेंगे। भारत के जो राजनेता हैं हमें गरीब ही रखना चाहते, उनकी सोच है कि भारत के नागरिक गरीब रहें। वो कुछ छोटी छोटी स्कीम चलाएं जी, हमने शगन स्कीम चला दी जी, हमने फलानी स्कीम चला दी, उस स्कीम से हम एहसान करेंगे, अगले इलेक्शन में वोट लेंगे। भाई इस चीज की जरूरत क्या है। बच्चों का माइंड सेट कीजिए, वो खुद कमा लेंगे, उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, वो आपको टैक्स देंगे। उन्हें टैक्स पेयर बनाइए, ना कि उन्हें मैं कहूंगा कि भिखारी बनाइए। हमें हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम मान लीजिए 1,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, ये क्या चीज है। महिला को इतना सशक्त कीजिए ना, उसे जरूरत ही ना पड़े। कुछ चलो ऐसी चीजें सिखाइए वो खुद घर बैठे कर सके। चलो ये सर, ये जो रिलैक्सेशन जो फंडिंग, ये तो पहले भी आती रही है, ये कोई नई नहीं है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती आ रही है ऐसी किस लिए स्कीमें। तरुण तरुण बग्गा जी, किस लिए ये सरकारों का फेल्यूर है। नहीं, जो नागरिक सरकार को टैक्स दे सकता है, उसे आप भिखारी बना रहे हैं। उससे लगता है 2 रुपए किलो आटा मिल जाएगा, 4 रुपए किलो दाल मिल जाएगी, या 20 रुपए किलो दाल मिल जाएगी। तो वो इसी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो आप डेवलप कैसे करेंगे। नहीं उस या विदेशों में जब कनाडा जाते हैं तो 2 रुपए किलो आटा मिलता है, खरीद के खाते हैं ना, खुद मेहनत करते हैं। तो रिसोर्सेज पैदा कीजिए ना। हाँ, वो रिसोर्सेज के लिए ही मैं अभी बात कर रहा था सर। जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप कह रहे थे उनको गाइडेंस नहीं है, कोरा कागज आप उन्हें बता रहे थे, बिल्कुल उन्हें नहीं पता है।
तो उसमें एक मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये भगवान की तरफ से दिया हुआ है और मेडिकल साइंस ने प्रूव कर रखा है हर बच्चे में जो 10 तरह के इंटेलिजेंसेस है, 2 इंटेलिजेंसेस हाई स्ट्रेंथ में होती हैं, जिसे वो नर्चर करके अपनी कैरियर में अगर लीड करे तो वो एक्सट्रीम लेवल की वो एग्जिस्टेंस भी शो कर सकता है सोसाइटी में और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी डाल सकता है। वो कैरियर गाइडेंस वाले एक्सपर्ट ही बता सकते हैं उन्हें, तो ऐसी पोस्टें क्रिएट होनी चाहिए स्पेशल कैरियर गाइडेंस के लिए। तरुण जी आपने बहुत अच्छी बात की, मल्टीपल इंटेलिजेंस। जब मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है तो जो जब 12 साल से बच्चा बाहर निकलता है ना, टीन एज से बाहर निकलता है, 12 से 19 के बीच सबसे पहले उसको चीज आकर्षित करती है, जो गाने होते हैं, जो हमारा सभ्याचार है वो उसे आकर्षित करता है। तो वो सोचता है, जैसे गाने आते हैं वो उसकी कल्पना में खो जाता है। तो हमारे जो सिंगर्स हैं वो ऐसे ऐसे गाने प्रोड्यूस करते हैं कि जेलों विचों फोन आनगे, पिंड तेरा गैंगलैंड बनया, तो उनको हथियारों की तरफ लेके जाते हैं, कब्जा लेना है वो। उनके दिमागों के ऊपर ये चीज बहुत जोर शोर से असर डालती है। उन्हें लगता है कि वो कल्पना की जीवन जी रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि यही सच्चाई है, और वो इस दिशा की ओर भी। आप पंजाब आप देखिए कितना जो गैंग वार हो रही है, बहुत से अभी मनकीरत औलख को थ्रेट मिली है, उसी ने गाना गाया था कि पिंड तेरा गैंगलैंड बनया, उसी ने गाना गाया था कि तेनू जेलों विचों फोन आनगे। अब उसको जेलों में फोन आया है तो लूज मोशन लग गए, पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है। तो भाई तुमने ये परोसा ना कि जेलों विचों फोन आनगे, अब फोन आया है तो यूथ है ना, युवा ही है वो जिन्होंने फोन किया, तुम्हारे गाने सुनकर वो इस तरफ आकर्षित हुए, उन्होंने अपना जो गैंगस्टर बनने का कैरियर चुन लिया। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें नेगेटिव चीजें जो है वो ज्यादा असर करती हैं। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो असर करते हैं। अब कपड़े पहनने का तरीका मैं बताऊं कि जो गाने होते हैं उसमें कहा जाता है कनाडा जाना है जी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और ब्रांड की बात होती है जी। माँ बाप की हिम्मत नहीं होती, टॉमी की बात करते हैं, सीके की बात करते हैं। तो बच्चे जो हैं वो 12 से 19 साल के इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कई बार यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कोरियर सर्विस का काम भी शुरू कर लेते हैं, कि जो अपने अच्छे अच्छे ब्रांड पहनने के लिए लड़कियां हैं वो गलत रास्ता अपना लेती हैं, जो लड़के हैं जो नशा तस्कर हैं उनकी हमेशा वो देखते रहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका नाम नहीं है किसी क्राइम में, वो उन लोगों को ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए जो ये 12 से 19 साल की उम्र है, ये माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों का सही मार्गदर्शन, उन पर नजर रखें। और जो ये गीत वगैरह चलते रहते हैं, माँ बाप खुद टीवी चलाकर, स्टीरियो चलाकर, मोबाइल पे उनको सुनाते रहते हैं, ये उन पर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। कुछ बच्चे होते हैं जो संभल जाते हैं, बच जाते हैं, उनको लगता है कि सर ये इसमें चीजों से ऊपर उठ के सर हम। इसमें एक्सपेक्टेड सर माफी चाह रहा हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। सर जो आपने अभी बात कही इसी को मैं पूरा करना चाह रहा था। तो इसी इसमें कोई माँ बाप का रोल नहीं है। जब कोई जो भी कलाकार हैं अपनी रिलीज करते हैं, जिस ऑडियो पे वीडियो पे रिलीज कर रहे हैं, तो वहां बाल विकास मंत्रालय अपना हस्तक्षेप कर सकता है, वो रोक सकता है। जो युवा पे गलत असर पड़ता है, जो नए यंगर हैं उन पे गलत असर पड़ रहा है इन शब्दों का, तो वो पहले क्या एजेंसियां सोई पड़ी थी, उन्हें जब रिलीज कर रहे हैं क्यों नहीं उन्हें रोका गया, क्यों नहीं रोकते हैं वो? तब तो अभी उन्हें अभिव्यक्ति टैक्स की मिल रहा आजादी होता है। है, हमारा संविधान। देखिए बग्गा जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारा जो संविधान है इजाजत देता है, कानून रोक ही नहीं सकता, क्या करेंगे? तो नहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मॉरल मूल्य को लागू करने के लिए कानून कहीं नहीं आता। तो माँ बाप की, अध्यापक की जिम्मेवारी है, जब हमारे घर में शादी होती है तो हम ऐसे गीत सबसे पहले बजाते हैं, तो हमें डीजे वालों को बोलना पड़ेगा ना भाई हमें कुछ अलग गीत सुनाओ। अब किसान एंथम चली थी, देखिए कितना चला, उसमें भी लोग कितना उसके साथ जुड़े हैं। तो
अच्छी चीज अगर समाज में परोसी जाएगी, जिम्मेवारी है समाज में, हर इंसान की जिम्मेवारी है। जो गायक है उन्होंने, उनको ये है कि हमें पैसा कैसा बनता है, हमें टीआरपी कैसे मिलती है, वो उसकी तरफ देख रहे हैं। अब जब उन्हें जेल से फोन आ रहा है तो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं जी। तो आपने ये भरोसा भी लीजिए, भुगतिए। नहीं माँ वो बाप की, जो आप कह रहे हैं सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी। सबसे पहले अगर किसी का बच्चा नशे में ग्रस्त होगा तो सबसे पहले पीड़ित कौन होगा? माँ बाप। अगर बच्चा गलत काम करेगा तो सबसे पहले पीड़ित कौन होगा? माँ बाप। माँ बाप जानबूझ के देखते हुए किसी बच्चे को गलत काम में डाल सकते हैं? नहीं बिल्कुल ये उनको, ये पैसिव तरीके से उनके दिमागों पर असर हो रहा है। माँ बाप को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, माँ बाप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बच्चों पे ये पैसिव तरीके से जो ये गलत चीजें असर कर रही हैं उसे रोका जाए, उनको अच्छी अच्छी चीजों की तरफ ले जाया जाए। जो नेगेटिव इंटेलिजेंस है ना, उससे रोकना बहुत जरूरी है।